ये क्लास लाइट इशू की वजह से ना चंक में लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यस दिस पॉइंट। अच्छा, ये हम लोग देखा कि ये जो इक्वेशन थी दैट इज द रिस्पॉन्स इक्वेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम्स। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया हमने, ओमेगा एन की वैल्यू फिक्स कर दी इस इक्वेशन में। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कह रहे होंगे कि ओमेगा एन यहाँ तो कहीं मेंशन ही नहीं है, लेकिन ये देखें यहाँ पर ओमेगा एन भी मेंशन है, जीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। और ये जो ओमेगा डी है इसकी वैल्यू मैंने आप लोग को बताई है कि इसकी इक्वल होती है ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, जब हम लोग इसमें जीटा को पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया जीटा 0.3, 0.1 था आई थिंक सो। अब हमने इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया 0.9। अब ये देखेंगे कि सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसे चेंज हुआ। पहले हमारे पास क्या था, जब जीटा की वैल्यू हमारे पास कम थी तो इस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन स्टेडी स्टेट पार्ट अभी स्टार्ट हुआ था। इसमें हमारे पास क्या है कि इतना पोर्शन आ गया हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का और फाइनली उसने क्या किया कि वो फाइनल वैल्यू पे सेटल हो गई है, वन वैल्यू पे जो उसका आउटपुट फाइनल वैल्यू है। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेडी स्टेट पार्ट। और ये वाला हमारे पास क्या होगा, दिस इज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने रिस्पॉन्ड जल्दी किया जब हम लोगों ने जीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया। अब सिस्टम के रिस्पॉन्स क्विकली फास्टली का क्या मतलब है कि जब उसका एक शॉर्ट टाइम में उसका स्टेडी स्टेट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जल्दी कवर हो जाए और वो फौरन कितना क्विकली सिस्टम फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन होता है, अपने स्टेडी स्टेट पे सेटल डाउन होता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं कि वो सिस्टम क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। अब इस सिस्टम ने क्या किया कि इसका ट्रांजिएंट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया और उसके बाद ये फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन हो गया। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये सिस्टम क्या होगा, फास्टली रिस्पॉन्ड किया। अगर हम लोगों ने ओमेगा एन की वैल्यू फिक्स कर दी है 3 रेडियन पर, तो जैसे जैसे हम लोग जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा, उतना ही क्विक होगा। सिस्टम क्या होगा, फास्टली क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस ग्राफ को मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। ये इसका ओवरऑल रिस्पॉन्स है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स पहले लेके ना फिर मैं आपको डिस्कस, पहले इस ग्राफ को देख लें। अच्छा, यहाँ पे जो बीटा है ना, जो बी लिखा हुआ है, ये बेसिकली जो वैल्यूज है ये जीटा की वैल्यूज है। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेना कि बी क्या वैल्यू आ रही है। ये बेसिकली जीटा की वैल्यू ली है, क्योंकि हम लोगों ने जब ग्राफ इसमें प्लॉट किया है तो ग्राफ में कोई जीटा का सिंबल नहीं आ रहा था, इसके लिए जो कॉन्स्टेंट यूज किया वो बी है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जीटा की वेरियस वैल्यूज को। अब देखिए क्या बता रहा है कि ये जो रेड लाइन है वो किस पे बना हुआ है, जब जीटा की वैल्यू 0 है। इस तरह से जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है वो जब जीटा की वैल्यू 0.2 है। ब्लैक कलर जो है वो क्या शो कर रहा है, जब जीटा की वैल्यू 0.4 है। मतलब हम लोगों ने डिफरेंट वेरियस वैल्यूज ली हैं जीटा की, और उस ग्राफ को हम लोगों ने कंबाइन कर लिए उस सिस्टम के एनालिसिस के लिए। फाइनली हम लोगों ने जीटा की वैल्यू ली है 0.9। और अल्टीमेटली अगर हम लोग इस ग्राफ को कंक्लूड करेंगे तो वी कैन कंक्लूड कि ये देखें कि जब हमारे पास जीटा की वैल्यू बिल्कुल जीरो थी तो सिर्फ उसमें ऑसिलेशन आ रही है। इसका मतलब ये कि अभी तो इसका ट्रांजिएंट पार्ट ही कवर नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद हम लोग जब ये ब्लू वाली लाइन का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ जाके कहीं इसका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स खत्म हो रहा है, फिर बाद में जाके क्या हो रहा है, इसका स्टेडी स्टेट पार्ट आ रहा है। अच्छा, जब ब्लैक वाली का लेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ जाके, और इसी तरह ये पर्पल वाली का भी यहाँ जाके। अब देखें सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स किसका है, ये येलो लाइन को, जिसपे जीटा की वैल्यू 0.9 है। यहाँ जाके फॉरन इसका ट्रांजिएंट पार्ट खत्म हो गया, थोड़े से टाइम की वजह से अपनी वैल्यू को क्या कर लिया, सेटल डाउन कर लिया। इसका मतलब है कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हम लोग जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम में जीटा की वैल्यू को, ओमेगा एन की वैल्यू को फिक्स करते हैं और जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करें, तो फाइनली क्या होता है, जैसे जैसे जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करते हैं वैसे ही हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिस्टम जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। क्विकली रिस्पॉन्ड मींस अगेन एंड अगेन कि उसका जो ट्रांजिएंट पार्ट खत्म होगा और वो थोड़ी ही देर बाद फौरन क्या होगा, अपनी फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन हो जाएगा। उसकी ऑसिलेशंस फौरन खत्म हो जाएंगी और फिर वो फाइनल वैल्यू पे क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये एनालिसिस हो गया कि जीटा की वैल्यू का क्या एनालिसिस है। अच्छा, ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि पहले हम लोगों ने क्या किया कि जीटा की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज ली हैं। अगर हमारे पास इस तरह आ जाए कि हम लोगों के पास एक ही सिस्टम है, उसमें जीटा को फिक्स कर दें और ओमेगा एन जो है उसकी वैल्यू को क्या कर दें, चेंज करना शुरू कर दें।
अच्छा अगर इसमें हम लोग देखें तो ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्स अगर किसी सिस्टम का देखेंगे तो हमारे पास मेरे ख्याल से ये येलो लाइन है 2.5 वाली, ठीक है। ये देखें जब 0.5 है तो बस ये इस तरह से एक ट्रांजिट रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन अभी तो इसका ट्रांजिट रिस्पॉन्स खत्म नहीं हो रहा, उसका स्टेडी स्टेट पार्ट तो इसमें मिसिंग है। इस तरह से अगर हम लोग पर्पल वाली देखें जिसमें ओमेगा एन की वैल्यू 1 है, तो इसमें भी कोई फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन नहीं हो रहा। ब्लैक में भी अभी जाके सेटल डाउन होना शुरू किया। तो फाइनली अगर हम लोग इसको देखें, ये दिस येलो ग्राफ को जो हम लोगों ने प्लॉट किया है फॉर ओमेगा एन 2.5 के लिए, तो यहाँ पे जाके इसका ट्रांजिट पार्ट खत्म हो गया और उसके बाद क्या हो गया, ये फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन हुआ। इसका मतलब ये है कि ओमेगा एन की वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज करना शुरू करते हैं और जीटा को फिक्स कर देते हैं, तो जैसे जैसे ओमेगा एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तब भी हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मीन्स के उस सिस्टम जो है वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। तो भी हम लोगों ने बेसिकली दो एनालिसिस देखे। एक एनालिसिस ये कि अगर हम ओमेगा एन की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं और जीटा को वेरी करते हैं, तो जीटा क्या है 0.9 पे जाके उस सिस्टम ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया। मतलब जैसे जैसे जीटा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग जीटा को फिक्स कर दें और ओमेगा एन की वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करें, तो तब भी हमारे पास क्या है, सिस्टम का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, वो क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, अभी मैं एक ग्राफ जो भी डिस्कस कर रही थी कि एक ग्राफ अभी ये वाला, ये बेसिकली दिस इज द ओवरऑल ग्राफ कि जिसमें हम लोगों के पास जीटा की वैल्यू 0 भी है। देखें अब अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस डिस्कशन की थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब जीटा की वैल्यू है तो ये 0 है, तो ये मेरे ख्याल से अनडैम्प्ड था। फिर जीटा की वैल्यू जब 0 और 1 के बिटवीन है, मतलब 0.1 से लेके 0.9 तक है, तो सिस्टम क्या था, ये अंडर डैम्प्ड था। और उसके बाद जब जीटा की वैल्यू 1 है तो ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, और जब जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये क्या है, हमारे पास ओवर डैम्प्ड है। अब हम इस सारी जीटा की वैल्यू के लिए जो पिछला ग्राफ था उसमें हम लोगों ने सिर्फ 0.1 से 0.9, क्योंकि वो अंडर डैम्प्ड सिस्टम था, इसलिए हम लोगों ने इसका एनालिसिस जीटा का बिटवीन 0.1 और 0.9 किया था। लेकिन इसमें हम लोग सारी टाइप्स के लिए सिस्टम का एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब एक वैल्यू हम लोग ये जीटा 0 पे भी देख रहे हैं, फिर जीटा 0.1 पे, 2 पे, 3 पे, और अल्टीमेटली 0.1 पे आ गया। और फिर उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, 2 पे हम लोगों ने देखा, 1 पे देखा। अब ये देखेंगे जब हमारे पास अंडर डैम्ड है तो क्या हो रहा है, अनडैम्ड है, बिल्कुल जीटा की वैल्यू 0 है। तो ये देखें कितनी ज्यादा इसमें ऑसिलेशंस है, मतलब इसका ट्रांजिएंट पार्ट ही चल रहा है। इसका मतलब है कि सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो है। अच्छा, अब जब जीटा की वैल्यू 0 से, इसको हम लोग इंडिविजुअली देख चुके हैं अभी अंडर डैम्ड को, कि जब जीटा की वैल्यू 0.1 से लेके 0.9 तक है, तो तब ये क्या हो रहा है, आपका सिस्टम इंप्रूव हो रहा है। मतलब पहले वो ऑसिलेशन आई, फिर 0.1 पे 0.9 पे जाके या 0.8 वैल्यू के लिए इसने लिया है, फिर जाके सिस्टम काफी बेहतर हो गया, इसका ट्रांजिएंट पार्ट खत्म हो गया, फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वो फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन होना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जब ये हमारे पास चला गया क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए, जब हमारे पास जीटा की वैल्यू 1 है, तो ये देखेंगे ये भी क्या हो गया हमारे पास, किसी हद तक ये फाइनल वैल्यू भी क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। लेकिन जब आप देखेंगे कि सिस्टम ओवर डैम्प्ड होना शुरू होता है, मतलब जब जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होना शुरू होती है, इस ग्राफ पे जरा फोकस करें। ये देखिए, अगर हमारी फाइनल वैल्यू देखिए, इसने क्या बताया कि फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। अब सिस्टम कौन सा होगा, सिस्टम कौन सा अच्छा सिस्टम होगा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कि जिसमें उसका ट्रांजिएंट पार्ट जल्दी खत्म हो जाए, वो फौरन से अपनी फाइनल वैल्यू पे सेटल डाउन हो जाए। और फाइनल वैल्यू हमारे पास सिस्टम की क्या है, 1। लेकिन यहाँ पर हम लोग ओवर डैम्प्ड में ये देख रहे हैं कि फाइनल वैल्यू तो ये है, लेकिन अब ये उस तक पहुंच नहीं रहा। ठीक है। अब ये देखें, अगर ये 2 है, अगर हम लोग 3 वैल्यू लेंगे तो और ज्यादा ये इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला गैप। तो अगर हमारे पास फाइनल वैल्यू सिस्टम का रिस्पॉन्स यहाँ पे 1 है और वो सिस्टम आपका वो उस तक पहुंच नहीं रहा, तो ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट एरर, जिसे हम लोग ऑफसेट भी कहते हैं और स्टेडी स्टेट एरर भी कहते हैं। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है कि जो आइडियल वैल्यू है उसका और आपकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है उसके बिटवीन क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टेंस है, अगर गैप आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेडी स्टेट एरर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा सिस्टम ओवर डैम्प्ड होना शुरू हो जाता है तो हमें सिस्टम में ऑफसेट या स्टेडी स्टेट एरर मिलना शुरू हो जाता है सिस्टम में। तो इसका मतलब ये कि कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा क्विकली रिस्पॉन्ड करता है बिटवीन अंडर डैम, जो अंडर डैम सिस्टम है जिसकी वैल्यू 0.1 से लेकर 0.9 तक है, तो वो सबसे बेहतरीन आपके पास रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। क्रिटिकली डैम्ड पे भी अच्छा है, लेकिन फिर जैसे जैसे ओवर डैम्ड जाना शुरू होता है सिस्टम आपका, तो सिस्टम क्विकली तो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन साथ में क्या होता है, सिस्टम इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, इतना ज्यादा तेज हो जाता है, इतना ज्यादा क्विक हो जाता है कि वो सिस्टम आपकी उस फाइनल वैल्यू को अप्रोच नहीं कर सकता, वो कहीं ना कहीं कोई एरर रह जाता है। ठीक है।
ऑफसेट एरर हमेशा रहेगा जब आप ओवर डैम्प सिस्टम की बात करेंगे। So this is the quick analysis of the second order system। लोगों ने ये देख लिया कि डिफरेंट बीटास की वैल्यू है तो हमारे सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स है, या हमारे पास ओमेगा एन की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं तो व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर सिस्टम। और हम लोगों ने कलेक्टिवली भी देख लिया कि अगर जीटा की वैल्यू जीरो से लेके मतलब अगर अनडैम्प्ड है, अंडर डैम्प्ड है या फिर हमारे पास ओवर डैम्प्ड है तो उसमें सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होगा। ठीक है, ये वही वाली सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस है कि जी हमारे पास टाइम डिले क्या था। पहले हम लोगों ने जब देखा इस ग्राफ को तो हम लोगों ने इसकी जस्ट डेफिनेशंस देखी थी कि व्हाट इज द राइज टाइम, व्हाट इज द पीक टाइम, व्हाट इज द डिले टाइम, सेटलिंग टाइम और पीक टाइम। इसके रेफरेंस यही है कि आप लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ये सारी डेफिनेशंस अगेन मिल जाएंगी, अभी मैं इसको यहाँ पे रिवाइज नहीं करूंगी। अभी हम लोगों के लिए मेन फोकस जो है वो इसमें हमारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करना है, तो अभी हम लोग इसका जो मेन फोकस है उस पर चलते हैं। ये सारी की सारी डेरिवेशन है, इसके जो मेन फॉर्मूलाज है उसको कलेक्टिवली एक पेज पे देखते हैं। दिस इज द फॉर्मूलाज, ये ठीक है, ये इसकी मेन समरी है ऑफ द टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमारे पास क्या है अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है राइज टाइम तो उसका क्या फॉर्मूला है पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। अब हमें पता है कि ओमेगा डी किसके इक्वल है, ओमेगा एन वन माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये राइज टाइम का फॉर्मूला है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीक टाइम, टी पी इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा डी। अगर तो ओमेगा डी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो आप लोग ओमेगा डी वहां पुट कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हमें पता है कि ओमेगा डी किसके इक्वल है, ओमेगा एन वन माइनस ईटा स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीक टाइम, ये पीक टाइम है, दिस इज द राइज टाइम और ये सेटलिंग टाइम है। मैंने क्या बताया कि सेटलिंग वैल्यू क्या होती है आपके पास, या इसका आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियरली सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी कि सेटलिंग टाइम हमें क्या होता है कि जब हमारे पास एक स्टेडी स्टेट पे वो वैल्यू सेटल डाउन हो रही होती है तो हमारे पास एक टॉलरेंस रेंज होती है, या तो वो 2% का आपके पास एरर वो मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल फाइनल वैल्यू 1 है तो उसमें 2 या 5% का आप टॉलरेंस लेवल देते हैं कि जब वैल्यू सेटल डाउन हो रही है उस फाइनल वैल्यू पे तो या तो उसे 2% ऊपर हो जाए या 2% नीचे हो या 5% ऊपर या 5% नीचे। तो हम लोग एक बैंड स्पेसिफाई कर लेते हैं जिस बैंड को हम लोग कहते हैं दिस इज आवर टॉलरेंस बैंड, कि इतनी वैल्यू की अगर वेरिएशन हो रही है आपकी फाइनल वैल्यू से तो उसको तो हम बियर कर लेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा वैल्यू की वेरिएशन है तो फिर उसको बियर नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमारे पास सेटलिंग टाइम जो है दैट इज द 2% तो उसके लिए ये फॉर्मूला है टी एस इज इक्वल टू 40। 40 फाइनली किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। अच्छा, अगर 5% क्राइटेरिया है तो दिस इज द फॉर्मूला टी एस इज इक्वल टू, तो आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूलाज ही याद करने हैं क्योंकि जब भी आप लोगों को रेंज फाइंड आउट करनी है तो आपने 2% क्राइटेरिया के लिए भी फाइंड आउट करनी है और 5% के लिए भी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये मैक्सिमम ओवरशूट, व्हाट इज द मैक्सिमम ओवरशूट, ये मैंने बताया था कि जो पीक से एक सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक आ रही होती है सेटलिंग वैल्यू, देखिए ये तो सेटल वैल्यू, उससे ऊपर कितनी एक जो सबसे ज्यादा पहली पीक आ रही होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं मैक्सिमम ओवरशूट। उसका क्या फॉर्मूला है ई रेज टू पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ये परसेंटेज में आ जाएगी तो मैक्सिमम ये आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम ओवरशूट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके इस देखते हैं कि न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा जो है पहले एक तो कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि क्या है सारी चीज़ें। अगर मैं डायरेक्टली आप लोगों को न्यूमेरिकल्स पे ले आऊँ और ये कहा जाए कि जी राइस टाइम है और इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट ना हो तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मेथड कि हमें ये पता ही ना हो कि हम लोग क्या पढ़ें और क्या नहीं। इसलिए ऑब्वियसली पेपर आप लोगों का मोस्टली आता है न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, लेकिन पिछले प्रैक्टिस में भी ये हुआ है कि उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दे दी थी और वो जो डेफिनेशंस थी वो इसी से रिलेटेड थी, ज़्यादा टाइम डोमेन एनालिसिस में राइज टाइम पीक टाइम या इस तरह की ही डेफिनेशंस थी। तो कहीं ना कहीं वो 15 नंबर का मेरे ख्याल से सवाल था, तो कहीं ना कहीं अगर डेफिनेशंस भी आ जाती हैं तो यू मस्ट नो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्या डिस्कस क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्लोज लूप सिस्टम इसमें दिया हुआ है और इस सिस्टम में इसने डिफरेंट आप लोगों को वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, राइज टाइम को फाइंड आउट करने के लिए कहा है, पीक टाइम को, मैक्सिमम ओवरशूट को और सेटलिंग टाइम को। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस पे फोकस करेंगे अपनी इस डायग्राम पे और उसका निकालेंगे हम लोग सबसे पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, सी ऑफ एस आर ऑफ एस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर। हम लोग के पास क्या फॉर्मूला था क्लोज लूप के लिए, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस नेगेटिव जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस।
तो ये क्या आ जाएगा, जी ऑफ एस क्या है हमारे पास, जी ऑफ एस क्या होता है हमारे पास, फीड फॉरवर्ड फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस टू जीटा ओमेगा एन, अच्छा डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस की वैल्यू भी अगेन वही आ गई, एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, ठीक है। अच्छा जब हम लोग इसको, क्योंकि हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इसलिए एच ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे या मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, तो सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी आ जाएगी फाइनली, इसका ये आ जाएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा अब हम लोगों ने आगे क्या फाइंड आउट करना है और हमें गिवन क्या है, एनोटेट। अच्छा सबसे पहले हम लोगों ने इसमें निकालना है, इसमें गिवन इसमें ये था डाटा कि डैम्पिंग रेशो की वैल्यू उसने दी हुई है और अननेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब ये कि डैम्पिंग रेशो हमारे पास क्या है, जीटा इज इक्वल टू 0.6 और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमें पता है वो ओमेगा एन होती है, दैट इज 5 रेडियन पर सेकंड। अब इसमें हम लोगों ने वही वाले जो समरी भी हम लोगों ने देखी थी डिफरेंट फॉर्मूलाज की, वो उठानी है और उसमें हम लोगों ने पुट करते जाना है। सबसे पहले राइज टाइम निकालना है, इसका क्या फॉर्मूला है, टी आर है आपके पास पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। अच्छा ओमेगा डी हमें पता है किसके इक्वल है, जीटा सॉरी ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से इस फॉर्मूला में ये पुट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा डी की, अब इस फॉर्मूला में ओमेगा डी तो आ गया, लेकिन थीटा कैसे लेना है ये आप लोगों को याद आ जाना चाहिए कि मैं थीटा की कैसे बात कर रही हूँ। कि ये हम लोगों ने जब भी क्वेश्चन अभी थीटा निकाला है तो ये इसका एक्स पार्ट था और ये हमारे पास क्या था, वाई पार्ट। थीटा हमेशा हमारे पास बात करेंगे टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है, टेन इनवर्स y ओवर x। y वाला जो फैक्टर है मैंने क्या बताया उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, ये लिख लें कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स जो y फैक्टर था वो क्या था ओमेगा n 1 माइनस जीटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो x फैक्टर था जो रियल एक्सिस पे वो वैल्यू कवर कर रहा है पोल, उसकी वैल्यू होती है जीटा ओमेगा n, ठीक है। अब इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा n की भी जीटा की भी, तो हमारे पास फाइनली थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.93 रेडियन। अच्छा यहाँ पे हम लोग टी आर कैसे निकालेंगे, अब टी आर पाई की वैल्यू 3.14 माइनस जीटा की वैल्यू सॉरी थीटा की वैल्यू आई है 0.93 और जब ओमेगा एन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे ये आ जाएगी आपके पास, वो फाइंड आउट टोटल हम लोग इसमें आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 1 माइनस 0.6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइज टाइम है वो किसके इक्वल आ जाएगा 0.55 सेकंड, इनके जो यूनिट है वो किस में आ रहा है 0.55 सेकंड्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो बेसिकली क्या होना चाहिए आपको, ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए थीटा पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय ओमेगा टी, और उसके लिए आपको ओमेगा डी का पता होना चाहिए कि ओमेगा डी किसके इक्वल है, ओमेगा डी इक्वल है ओमेगा एन 1 माइनस बीटा स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल है। और थीटा जब भी आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चंस में, तो थीटा का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो y जो एक्सिस पे उसकी वैल्यू वो कितनी है ओमेगा एन 1 माइनस बीटा स्क्वायर और x एक्सिस पे उसकी वैल्यू कितनी है जीटा ओमेगा एन, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या किया, सिर्फ टी ऑफ आर की वैल्यू फाइंड आउट की है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग पीक टाइम की, ठीक है। अभी टी ऑफ आर निकाला था, पीक टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास पाई ओमेगा डी, ठीक है। तो इसमें तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी की वैल्यू क्या है ओमेगा एन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी 3.14 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगी 4 और जो राइज टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.785 सेकेंड्स, ठीक है। ये तो बहुत आसानी से इसके फॉर्मूला में, बस फॉर्मूला आने चाहिए आपको और आपको यूनिट्स पता होना चाहिए, जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं अभी राइज टाइम के लिए 0.7 है। अच्छा उसके बाद उसने नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द सेटलिंग टाइम, ठीक है। तो सेटलिंग टाइम हमने 2% के लिए भी क्राइटेरिया निकालना है, 5% के लिए भी निकालना है। तो जब 2% क्राइटेरिया की बात करेंगे तो सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा एन, और जब हम लोग 5% क्राइटेरिया की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय जीटा ओमेगा एन। तो इसका मतलब ये जब इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड सॉरी 1.33 सेकेंड
और जब इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सेटिंग टाइम की भी वैल्यूज आ गई। और जो फाइनल हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पीक या फिर पीक ओवरशूट, ये हम लोगों ने निकालना है। ये इसका फॉर्मूला ई माइनस पाई जीटा ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसका मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज में इसका आएगा। तो ये इसका इसका आप लोग आंसर निकाल लेंगे, ये तकरीबन आएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 95% आ जाएगा। परसेंटेज में अगर नहीं लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो वो आपके पास वो आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे डिफरेंट अपनी फिगर्स को। और तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आना है तो आप लोगों ने इस क्लोज लूप को सॉल्व करना है। क्लोज लूप को सॉल्व करने के बाद इसका सबसे पहले इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। वो जो फाइनल आ जाएगा ना, फिर वहां से आप लोग क्या निकालते जाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। देखिए अभी नेक्स्ट ये देखिए, ये सारे फॉर्मूलाज पुट किए हैं इसमें। फॉर्मूलाज पुट करने के बाद इसकी हम लोग वैल्यूज निकालते जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल इसमें ऑलरेडी सॉल्व है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी कि ये कैसे आ गए। अच्छा, अगला हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 5 की। इसने ये मतलब उन्हीं वैल्यूज पे इसको इसके ग्राफ भी लिया है, मतलब ये राइज टाइम कितना आ रहा है या पीक टाइम कितना आ रहा है, मैक्सिमम पीक कितनी आ रही है, वो सारी वैल्यूज उसने बताएंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी इसी तरह से ही एक फीडबैक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें से हम लोगों ने इसके गेन की वैल्यू के निकालनी है, और इसमें वेलोसिटी फीडबैक कांस्टेंट के एच की वैल्यू निकालनी है, so that the maximum overshoot in the unit step response is 0.2, peak time is 1 second। और उसके बाद हम लोगों ने इसके राइज टाइम और सेटलिंग टाइम की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इस पहले तो इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका निकालेंगे। अब ये देखें, एक तो पहले इसमें ये वाली लूप सॉल्व होगी, फिर अल्टीमेटली ये इसके साथ कैस्केड में आएगा, और ये एक माइनर लूप है और फिर एक मेजर लूप है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में। तो इसको मैं ऐसे करूं कि आप लोगों को पेंट पे सॉल्व कर दूं, यहीं पे सॉल्व कर दूं, यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाती है। वैसे इसके नोट्स भी हैं मेरे पास, मीन्स कि मैंने इसको किया हुआ है पेपर पे भी। अगर इसका नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ये देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ देखते जाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसके कैस्केड में करेंगे, तो फाइनली इतना काम तो आप लोगों ने करना है, क्योंकि आप बहुत दफा रिपीटेडली ब्लॉक डायग्राम जो है इसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पहले इस माइनर लूप को सॉल्व करना है, उसके बाद ये लूप जो है वो इसके साथ कैस्केड में आ जाएगी, और फाइनली ये एक फाइनल लूप बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास फाइनल लूप। अगर इसका हम लोगों ने सी ऑफ एस निकालना है, तो आप लोगों ने इसी फॉर्मूला से सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, ये किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक इसलिए हमें प्लस का आंसर आ रहा है, 1 प्लस जी ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एस। ठीक है, तो ये जी ऑफ एस आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें ऊपर जी ऑफ एस की वैल्यू रखेंगे। जी ऑफ एस जो है वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ये फीड फॉरवर्ड फंक्शन। और जो एच ऑफ एस है, मतलब जो फीडबैक है, वो क्या है, हमारे पास यूनिटी है। तो जब इसमें सारे फॉर्मूलाज को पुट करेंगे तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बल्कि आगे आ ही जाएगा आपके पास कि इसका क्या ट्रांसफर फंक्शन आएगा। ये इसका जी ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा, जे एस स्क्वायर प्लस बी प्लस के एच एस। अच्छा, ये जो है ये इसने बताया कि ये वाला जो कैपिटल के है ना, ये वाला, ये गेन वो बता रहा है, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। और ये जो के साथ सब्स्टिट्यूट में एच आ रहा है ना, ये इसने बताया कि ये वेलोसिटी फीडबैक है। अब इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जरा पीछे जाएं, तो ये इतना क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि इसकी जो क्लोज लूप थी उसको सॉल्व किया, और उसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन था। अब इसमें कुछ वैल्यूज उसने अज्यूम की हैं। उस वैल्यूज के अजम्पशन में उसने बताया कि जो जे है इसमें, उसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और जो बी है वो, मतलब दोनों की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू भी क्या है आपके पास, 1 न्यूटन मीटर पर रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्लोज लूप फंक्शन फाइंड आउट किया है, इसमें हम लोग उसकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन कह रही हूँ, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो इस तरह से आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जे की वैल्यू भी 1 है हमारे पास और बी की वैल्यू भी 1 है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको जो जनरलाइज इक्वेशन थी सेकंड ऑर्डर की, उसके ट्रांसफर फंक्शन के साथ इसको कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, 1 प्लस के एच, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन के इक्वल। ठीक है, ये क्योंकि एस के फैक्टर को एस के फैक्टर के साथ और के फैक्टर को के ओमेगा एन के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट को ओमेगा एन स्क्वायर किसके आ जाएगा, के, और ओमेगा एन अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के अंडर रूट। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इतना क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। हम लोगों ने पहले निकाला उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन और उसके साथ उसको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के साथ उसको कंपैरिजन, उसका कंपेयर कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास ये आ गया, ये हमें पता लग गया कि हम लोगों ने कैसे किया, इनको इसको कंपैरिजन कर लिया फैक्टर्स को। अच्छा, अब हम लोगों को इसने जो दिया है वो वैल्यू दी हुई है ओमेगा एन, इसमें गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में आपके पास मैक्सिमम पीक ओवरशूट गिवन है। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास पीक ओवरशूट जो गिवन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो अभी देख के आए हैं, ई माइनस जीटा 1 माइनस जीटा के, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई के साथ। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला है। अब फॉर एग्जांपल क्या करें हम लोग, इसने एमपी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है मैक्सिमम, अब इस फॉर्मूला में हम लोग एमपी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 1 माइनस जीटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय पाई। अच्छा, अब अगर हम दोनों साइड्स का नेचुरल लॉग लेंगे तो ये ई वाला फैक्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्केयर इज इक्वल टू, जब इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.61। अब इसमें हम लोग पाई की वैल्यू करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जीटा इसमें से निकालेंगे, ये आ जाएगा 0.456। तो सॉल्व कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, इसने इस क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्सिमम ओवरशूट। देखिए, अगर आप लोगों को मैक्सिमम ओवरशूट का फॉर्मूला ही नहीं पता तो वहां से आप लोग कैसे जीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए कंपलसरी है कि सारे के सारे फॉर्मूला फिंगर टिप्स पे आपको आने चाहिए, ताकि आप लोगों के पास अगर किसी क्वेश्चन में वो घुमा दे और ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू डायरेक्टली गिवन ही ना हो और उसको आपने किसी और फैक्टर में से फाइंड आउट करना हो, तो यू मस्ट नो कि उसका फॉर्मूला क्या है और उसको हम लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, अब एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया, डेट इज जीटा। जीटा हम लोगों ने निकाल लिया। अब उसने एक और चीज दी हुई है, वो हमारे पास क्या दी हुई थी, पीक टाइम। ठीक है, एक उसने इसमें एमपी दिया हुआ और दूसरा पीक टाइम। और ऑब्वियसली अगर पीक टाइम का फॉर्मूला ही नहीं आता तो फिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पीक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी इज इक्वल टू पाई ओवर ओमेगा डी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा डी हमें पता है किसके इक्वल है, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्केयर। अब इसने टीपी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है, वो हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 3.14, यहाँ पे आ गया ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा वेरिएट करें, 1 माइनस जीटा स्केयर इज इक्वल टू 3.14, और यहाँ पे हमारे पास अब उस जीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, इसमें पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों के पास ओमेगा एन आ गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज आ गई। अब इस क्या था, इस ट्रिकी क्या था इस क्वेश्चन में, एक तो उसने डायरेक्टली ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू नहीं दी, उसने दूसरे फैक्टर्स दिए हैं, एमपी दिया और टीपी की वैल्यू दी है। लेकिन उन दोनों फॉर्मूलाज की वैल्यू, अगर फॉर्मूलाज का पता है तो उसमें उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग अपने ओमेगा एन और हम लोगों ने जीटा की वैल्यूज में से कंक्लूड कर ली। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूलाज पहले हम लोगों ने किया, ओमेगा एन के अंडर रूट के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई। और दूसरा जो फॉर्मूला था उसमें हम लोगों ने के एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोगों के पास यहाँ से क्या आ गया, के एच की वैल्यू आ गई। ठीक है, के की भी वैल्यू आ गई और के एच की, जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। और इसके अलावा इसने कहा था कि राइज टाइम भी निकालें और सेटलिंग टाइम के बाद इसके राइज टाइम निकालें। जब हमारे पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू आ जानी है तो उसके बाद इजीली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस क्वेश्चन में राइज टाइम भी निकाल सकते हैं इसका, और सेटलिंग टाइम जो है वो उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इस क्वेश्चन की एक दो प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो स्टेटमेंट सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो स्टेटमेंट रीड करना सीखें कि जी ये क्वेश्चन है गिवन है और उसमें फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं कि जी गिवन डाटा क्या है और क्या क्या फाइंड आउट करना है।
हमारे पास जो है वो एमपी गिवन था, ओवरशूट वो हमारे पास 0.2 था, और उसका जो पीक टाइम था वो 1 सेकंड था। ये दो फैक्टर हमारे पास गिवन थे। इन दो फैक्टर में से हम लोगों ने जीटा और ओमेगा एन निकाला है। अब वो दोनों चीजें हेल्पफुल हुई हमारे पास के और के एच फाइंड आउट करने के लिए। अब उसके बाद आपने क्या किया, जब आपके पास जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू भी आ गई आपके पास क्वेश्चन में, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो दो अदर स्पेसिफिकेशन थी वो हमारे पास क्या था, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी सारा का सारा इसमें सॉल्व है, इसलिए मैं अलग से जो है ना इसके नोट्स दे रहे, वो तो रिपीटिव हो जाएगा कि वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लोगों के पास ये सारा का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें सॉल्व है। अच्छा, एक एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 5.5। अच्छा जी, ये आप लोगों ने, अच्छा अब ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है और ये, अच्छा ये जो एग्जांपल कहाँ से करनी है सॉल्व आप लोगों ने, ये आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 5 है, अभी आप लोगों ने जब क्विज की भी प्रिपरेशन की है तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक तो उसमें ए होती हैं प्रॉब्लम्स, A.5.1, A5.2, ये होती हैं सॉल्व प्रॉब्लम जो ऑलरेडी इनका सोल्यूशन भी अवेलेबल होता है। और एक होती है बी वाली प्रॉब्लम्स, बी में B.5.1 या B5.2, ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो इनके सोल्यूशन गिवन नहीं है, जो स्टेटमेंट गिवन है और आप लोगों ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जब आप लोग चैप्टर ओपन करेंगे, उसमें उगाटा के बुक में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास गिवन है, और जो प्रॉब्लम का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है A5.3, तो ये आप लोगों ने वहां से देख लेनी। अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मतलब सॉरी एक डायग्राम गिवन है, जिसमें से इसका आप लोगों ने सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस निकाल लेना है। जब ये निकाल लेंगे तो फिर उसको सेकंड ऑर्डर के साथ आपने कंपैरिजन करना है, और उसमें ए और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो गिवन है ना इस कर्व में, वो हमारे पास क्या गिवन है, ये देखिए, अगर यहाँ से देखे जाए, एक तो ये पीक टाइम गिवन है, इसका टीपी गिवन है, वो हमारे पास 3 सेकंड है। और उसके बाद ये जो मैक्सिमम ओवरशूट है ना एमपी, इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास कितनी है, 0.254। जब ये दोनों वैल्यूज आपके पास गिवन होगी तो आप लोगों ने बाकी सारे के सारे फैक्टर्स जो है उसमें से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इजीली, और सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, अगर ये सॉल्व ना हुआ तो आप लोगों ने बता देना है। इसका सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है आपकी बुक में, जो प्रॉब्लम है A5.3। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 8, इसका भी सोल्यूशन आपके पास गिवन है, ये है A5.5। ये भी आप लोगों ने करना है, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले एक आपके पास एक मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम दिया हुआ है, उसकी आप लोगों ने इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें वो नहीं है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ये एक मैकेनिकल सिस्टम है, और इसमें आप लोगों ने एम बी और के की वैल्यू निकाल लेनी। ये आपकी प्रॉब्लम है A5.5। ये मैंने आप लोगों से लाजमी पूछना है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। अब ये देखो, ये जो 2 होगा ये इसका पीक टाइम होगा। पीक टाइम क्या होता है कि यहाँ मैक्सिमम पीक तक जाने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, वो क्या होता है हमारे पास पीक टाइम। हमें ग्राफ देख के भी पता लग सकता है कि ये कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है। तो जो 2 है ये हमारे पास क्या है, पीक टाइम। और जो ये जो ऊपर वाला कर्व है इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 0.0095 फीट। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, ये एमपी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 है ये इसमें आपके पास गिवन द सिस्टम शोन इन द फिगर, find J and D to yield 20% overshoot and rise and settling time of 2 seconds for a step input of a task TT। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेना, मतलब डायरेक्टली वो नहीं मैंने बताया कि जी टार्क इक्वेशन कैसे, ये आप लोगों ने किया हुआ है रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में, तो ये काम आप लोगों ने करना है कि इसकी जो ट्रांसफर इक्वेशन है वो निकाल लेनी है। अच्छा, अगर उसमें हम लोग अभी इस इक्वेशन को कंपेयर करें अपने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के साथ, तो ओमेगा एन स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, के ओवर जे, और ओमेगा एन क्या आ जाएगा, के ओवर जे अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, डी ओवर जे किसके इक्वल है, 2 जीटा ओमेगा एन के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोगों ने क्या करना है जीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, सेटलिंग टाइम उसने ऑलरेडी दिया हुआ कितना है, 2 सेकंड, और जिसका फॉर्मूला सेटलिंग टाइम का होता है वो क्या होता है, 4 ओवर जीटा ओमेगा एन, अगर हमारे पास 5% क्राइटेरिया है तो। ठीक है, ये सारा सॉल्व किया हुआ है इसमें, ये देखें अब इस, अब सेटलिंग टाइम से हम लोगों ने डायरेक्टली क्या निकाल लेना है, जीटा की वैल्यू निकाल लेनी है।
और जीटा की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग के पास ओवरशूट जो है वो अगर 20% है तो उसके लिए जीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0.546। सेटलिंग टाइम से हम लोगों ने निकाल लिया जीटा और उसके बाद हमारे पास आ गया ओवरशूट एमपी आ गया और जे की वैल्यू भी और स्टेटमेंट से गिवन है के की वैल्यू भी उसमें जी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है और ये इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। आपने डी की वैल्यू निकाल लेनी है और जे की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जहाँ से जो पार्ट समझ नहीं आएगा आप लोगों ने बता देना है। एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में करा दी जिसमें के और के एच की वैल्यू निकालनी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था। अभी जो अगले हमने न्यूमेरिकल किए हैं किसी में ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम गिवन है किसी में रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जब उनका फाइंड आउट करना आ जाएगा कि इनके ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखना है जब वो लिख लेंगे ना अल्टीमेटली उसको सेकंड ऑर्डर के साथ कंपेयर कर देंगे और कौन से फैक्टर आपके पास गिवन है वहां से आप लोग जीटा और मैगन की वैल्यूज निकाल लेंगे और उसको हम लोग अल्टीमेटली कोई भी फैक्टर अगर हमें निकालना है फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में जे की और डी की वैल्यू निकालनी थी तो हम लोग वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा अब पहले हम लोगों ने देखा स्टेप रिस्पांस ऑफ अंडर डैम सिस्टम। आगे है स्टेप रिस्पांस ऑफ क्रिटिकली डैम्ड। क्रिटिकली डैम्ड का क्या मतलब है जहाँ पे जीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 के इक्वल है तो ये उसका रिस्पांस है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा इसका देख लेना है तो इतना इसको बस इसकी यहीं से डेरिवेशन खत्म हो जाए। अच्छा ये आपके पास होमवर्क है और होमवर्क में क्या है आपके पास कि ये डिफरेंट सिस्टम दिए हमें। ये देखिए अब डिफरेंट सिस्टम्स हैं इसमें बताना है कि ये सिस्टम अब इनको क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला सिस्टम है ये ऊपर ज़्यादा दिया हुआ है। अच्छा ये वाला सिस्टम है और मैं आपसे ये पूछूंगी ये सिस्टम ओवर डैम्प्ड है अंडर डैम्प्ड है तो आप कैसे बताएंगे मुझे कि ओवर डैम्प्ड है या अंडर डैम्प्ड है। अब देखें सबसे पहले हम लोगों ने इस सिस्टम की जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको जीरो के इक्वल पुट कर लेना है वहां से इसके रूट्स निकाल लेने हैं। अच्छा इसको जीरो के इक्वल पुट कर लिया जी ऑफ एस को इसके डिनोमिनेटर पार्ट को। अच्छा जब देखा है जनाब कि इसका जो आ रहा है हमारे पास वो हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं रूट्स दो तरह के आ रहे हैं और दोनों रियल है। अगर दोनों हमारे पास रियल रूट्स आते हैं और रियल एक्सिस पे हैं तो वो हमारे पास सिस्टम है अंडर डैम्ड। ठीक है तो ये इसने बता दिया। हम रूट्स को देख के भी मतलब जरूरी नहीं है कि थीटा की वैल्यू से हम लोग को पता चलेगा कि सिस्टम किस टाइप का है। हम लोग उसके रूट से भी ये देख सकते हैं कि ये सिस्टम जो है वो किस टाइप का है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिस्टम है तो इसमें हमारे पास इसके रूट्स देख लेंगे। इसके रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स है तो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा। अगर हमारे पास सिस्टम ऐसा आ रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे हैं तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे दिस इज द अनडैम्प्ड। ठीक है तो ये डिफरेंट आपके पास क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन हो और जस्ट उस ट्रांसफर फंक्शन को एनालाइज करने के बाद आप मुझे ये बताएं कि सिस्टम आइदर ओवर डैम्प्ड है अंडर डैम्प्ड है या क्रिटिकली डैम्प्ड है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है उसके पहले डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो के इक्वल पुट करना है वहां से इसके रूट्स निकाल लेंगे और उन रूट्स को देखना है उनको एनालाइज करना है आइदर दे आर they lie on the real axis they lie on the complex they are either the complex conjugates हैं या फिर वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो वो रूट्स की जो हमारे पास लोकेशन है वो बता देगी कि सिस्टम अंडर डैम्प्ड है अनडैम्प्ड है क्रिटिकली है ये ओवर डैम्प्ड है। ठीक है अच्छा अब ये जो फॉर्मूला है ना ये आप लोग कहेंगे जी कहाँ से आ गया। ये सी ऑफ टी की हम लोगों ने इक्वेशन निकाली है क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए भी और अंडर डैम्प्ड अनडैम्प्ड के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। उस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये आपके पास इनके रिस्पॉन्सेस का सी ऑफ टी भी आ जाएगा। ये देखें जैसे कि आप लोगों को फिर बता दूं ये देखो अगर ये आप लोग देखो तो ये सी ऑफ टी है ये किसके लिए ये क्रिटिकली डैम्ड अंडर क्रिटिकली डैम्ड के लिए। तो अगर इस इक्वेशन में आप लोग ओमेगा एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस सिस्टम का सी ऑफ टी क्या होगा। ये किसके लिए सिस्टम ये क्रिटिकली डैम्ड के लिए। सिमिलरली अगर थोड़ा सा बैक पे जाए पीछे काफी जाना पड़ेगा। अगर पिछली स्लाइड में देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने सी ऑफ टी निकाला हुआ है।
ये देखें, ये हम लोगों ने यहाँ पे सी ऑफ टी निकाला हुआ है फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम, ठीक है। दिस इज फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम। वो क्रिटिकली डैम के लिए था और अंडर डैम के लिए इक्वेशन है। इसमें से ओमेगा एन ओमेगा डी की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइम डोमेन एनालिसिस। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिकेशंस का पता होना चाहिए, इनके एनालिसिस का पता होना चाहिए कि अगर इसका एनालिसिस करना है तो इनका एनालिसिस हमें क्या बता रहा होता है मेगा एंड थीटा की वैल्यूज का। और उसके बाद इनके सारे फैक्टर्स, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे आप लोग। और फाइनली कि अगर आपके पास डायरेक्टली ये, अब आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है कि फॉर एग्जांपल ये ट्रांसफर फंक्शंस दिए हैं हमें, और एक तो ये बताना है कि ये सिस्टम की टाइप क्या है, ठीक है। और उसमें आप लोगों ने सबसे पहले इसमें तो डैम्पिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स निकालना है इसका। अब ये देखो, अगर ये इक्वेशन है, इसको सबसे पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। इस एक तो इन सारे क्वेश्चन में रूट्स भी निकालने हैं आप लोगों ने। दूसरा काम क्या करना है, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से इसके जीटा और मेगा एन की वैल्यू निकालनी है, और उस जीटा की बेस पे बताना है कि ये सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है या ओवर डैम्प्ड है। अब ये तीनों सवाल आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। तो जब आप लोग इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट होगी तो हम सबसे पहले, मैंने आप लोगों में से इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी, ये किया है या नहीं किया, ये उसकी वैल्यूज क्या आएंगी। तो ये अभी का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, और फिर इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं।